नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाकी रह गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे इसमें। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रथम पानीपत युद्ध से हो जाता है। तो आंसर होगा प्रथम पानीपत युद्ध। इसी युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी अर्थात अंतिम सल्तनत के अंतिम सुल्तान की हार होती है। ठीक है, और यहीं से मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों ने नसीरे अमीर उल मोमिनीन अथवा यामिन उल खलीफा जैसी खलीफा का प्रतिनिधित्व मानी जाने वाली उपाधियां धारण नहीं की थी? तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, ये दो ऐसे शासक थे, यानी दो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने नसीरे अमीर उल मोमिनीन या अमीन उल खलीफा जैसी उपाधियां धारण नहीं की थी। ये उपाधियां खलीफा का ही प्रतिनिधि माना जाता था इन उपाधियों को, अर्थात जिन सुल्तानों को ऐसी उपाधियां दे दी जाती थी वैसे सुल्तानों को खलीफा का ही प्रतिनिधि मान लिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले के जितने भी सुल्तान थे, इन सब को खलीफा के द्वारा इस तरह की उपाधियां दी जाती थी, लेकिन इन दोनों ने ऐसी उपाधियां धारण नहीं की थी। और मुबारक खिलजी तो डायरेक्ट घोषणा कर देता है एकदम कि हाँ, मैं ही सुल्तान हूँ। ठीक है, तो यह खलीफा का नहीं मानते हैं ये दोनों शासक खलीफा के शासन को। और इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे वह खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली सल्तनत में शासन करते थे। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी दो ऐसे सुल्तान हुए हैं जिन्होंने खलीफा के प्रतिनिधित्व को अथवा खलीफा के हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। गैर मुस्लिम प्रजा यदि जजिया देने के लिए तैयार हो जाती थी तो उसे कौन सी पदवी मिलती थी? गैर मुस्लिम अर्थात जो जनता, जो भी प्रजा मुस्लिम नहीं थी अर्थात मुसलमान नहीं थी, हिंदू होती थी, वैसी प्रजा से जजिया लिया जाता था। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर जजिया देने को वह तैयार हो जाती थी तो उसके बाद जिन प्रजाओं से, जिन लोगों से, जिन पब्लिक से जजिया वसूला जाता था उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी, ठीक है, जिम्मी की पदवी मिलती थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया? सल्तनत काल में राजत्व का इससे पहले गियासुद्दीन से पहले कोई सिद्धांत नहीं था, राजत्व का कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन गियासुद्दीन बलबन ऐसा पहला शासक होता है जो कि राजत्व का सिद्धांत अपनी दृष्टि से अर्थात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यह तय करता है कि राजत्व कैसा होना चाहिए। राजत्व का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि राजा से संबंधित विचार, व्यवहार, नियम और राजकार्य चलाने से संबंधित जितने भी व्यवहार होते थे, फैसले होते थे, या जो कुछ भी उसका जो नियम कानून होता था उसको राजत्व कहा जाता था। तो राजत्व से संबंधित जितने भी थ्योरीज होते थे उन सब को निर्धारित सबसे पहले बलबन ने किया था, गियासुद्दीन बलबन ने। इसके पहले बलबन से पहले राजत्व का, सल्तनत काल में राजत्व का कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, तो बलबन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद अलाउद्दीन का भी पढ़ना होता है हमें राजत्व का सिद्धांत। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहले शमशीर और अहले कलम के प्रशासनिक प्रभाव को किस सुल्तान ने कम किया? अहले शमशीर और अहले कलम, ये दो तरह का प्रशासनिक प्रभाव होता था, इसको बलबन ने कम किया था। अहले शमशीर और अहले कलम यह भी खलीफा का ही एक प्रभाव होता था,
और जिसके प्रभाव के अंतर्गत ही सुल्तान शासन किया करते थे। तो ये गियासुद्दीन बलबन ने इसको कम किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष बरीदे मुमालिक कहा जाता था। और ठीक है, बरीदे मुमालिक। डाक और गुप्तचर विभाग, गुप्तचर को उस समय बरीद कहा जाता था, ठीक है, और डाक और गुप्तचर विभाग दोनों एक ही विभाग होते थे और इन सब का एक ही अध्यक्ष होता था जिसे कि बरीदे मुमालिक कहा जाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवाने इस्तिहकाक, दीवाने इस्तिहकाक सल्तनत काल में डैश का अध्यक्ष था? सल्तनत काल में दीवाने इस्तिहकाक नाम से एक विभाग था और इस विभाग का अध्यक्ष होता था, सल्तनत काल में पेंशन विभाग का एक अलग ही एक विभाग होता था जिसका अध्यक्ष दीवाने इस्तिहकाक कहलाता था। शॉर्ट में इस्तिहाक बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली यह इस्तिहकाक होता है, दीवाने इस्तिहकाक। यह पेंशन विभाग का अध्यक्ष होता था सल्तनत काल में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अर्थात यहाँ पर डैश है क्या की जगह पर। तो सल्तनत काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष जो होता था वह दीवाने अमीर को ही कहलाता था। और इस कृषि विभाग की संरचना किसने की थी, अर्थात कृषि विभाग का गठन किसने किया था? तो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में नाजिर और वाकुश्क जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किस कार्य के लिए होती थी? सल्तनत काल में नाजिर और वाकुश्क नाम के अधिकारी होते थे और इन अधिकारियों का कार्य था राजस्व की वसूली। जनता से राजस्व की वसूली करने के लिए नाजिर और वाकुश्क नाम के दो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट है, 100 गांवों के मंडल के रूप में प्रशासनिक इकाई सादी का उल्लेख कौन सा विदेशी यात्री करता है? 100 गांवों का एक मंडल होता था और एक प्रशासनिक इकाई यह कहलाती थी 100 गांवों के मंडल को, और इस पूरे 100 गांवों के मंडल को सादी कहा जाता था। सादी, शादी वाला, विवाह वाला शादी नहीं, वो तलाब्य सा होता है उसमें, यहाँ पे दंत सा है, तो सादी कहलाता था 100 गांवों का मंडल। और यह सादी जो होता था यह एक प्रशासनिक मंडल था और इस प्रशासनिक मंडल के बारे में उल्लेख इब्न बतूता करता है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, सुल्तान के सैनिक खास खेल में रक्षक क्या कहलाते थे? सुल्तान के सैनिक अर्थात जो खास खेल में रक्षक होते थे वह अफजाबे कल्ब कहलाते थे। सुल्तान के सैनिक क्या कहलाते थे? अफजाबे कल्ब। ये सुल्तान के खास सुल्तान के लिए ही ये नियुक्त होते थे और इनको अफजाबे कल्ब कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो स्थायी सेना रखने की शुरुआत अभी हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देने की शुरुआत की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान और भी होता है जो कि वेतन भू राजस्व के रूप में देने की शुरुआत करता है और यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हाथी का रखा जाना सुल्तानों का विशेषाधिकार माना जाता था, किंतु कभी कभी डैश को भी हाथी रखने की आज्ञा दी जाती थी। तो आमतौर पे हाथी केवल और केवल सुल्तान ही रख सकते थे, उस समय केवल और केवल सुल्तान ही रख सकते थे, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में अर्थात जब वैसी आवश्यकता हो तो अमीरों को भी हाथी रखने की आज्ञा दी जाती थी। अमीर होते थे, उच्च पद वाले जो अधिकारी होते थे उनको अमीर कहा जाता था, तो इन अमीरों को भी कभी कभी हाथी रखने की आज्ञा दी जाती थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में राजस्व की प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? सल्तनत काल में राजस्व की प्राप्ति के लिए कुल मिलाकर के 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। आगे है, सल्तनत काल में इनाम, मिल्क अथवा वक्फ भूमि किन्हें दान स्वरूप दी जाती थी? वक्फ,
वक्फ और इनाम और मिल्क, ये भूमि मुस्लिम विद्वान अथवा संतों को दी जाती थी। जो भी मुस्लिम विद्वान कुछ बढ़िया राइटिंग अगर लिखते थे, कोई बढ़िया सा कोई रचना, किसी ग्रंथ की रचना करते थे, अथवा या कोई पीर है, फकीर है, या फिर संत है, मुल्ला मौलवी, जो कुछ भी है, तो उन लोगों को इनाम के रूप में भूमि का कुछ टुकड़ा दिया जाता था। तो इसी इनाम को मिल्क भी कहा जाता था, इनाम भी कहा जाता था, और वक्फ भी कहा जाता था। तो ये सारे अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है और अलग अलग नाम है हालांकि। तो ये सब दिए जाते थे दान के रूप में मुस्लिम विद्वान और संतों को। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवाने कजा किस विभाग का कार्य करता था? सल्तनत काल में दीवाने कजा विभाग होता था धार्मिक एवं न्यायिक विभाग, और यह धार्मिक एवं न्यायिक विभाग से संबंधित 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। एक तो सद्र उस सुदूर कहा जाता था एक अधिकारी को, और दूसरा दीवाने कजा कहलाता था। ये दोनों ही धार्मिक एवं न्यायिक विभाग के कार्य करते थे और उसी से संबंधित नियम अथवा कानून बनाते थे। इसमें सद्र व सुदूर क्या करते थे कि इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करते थे, और मुसलमानों के दैनिक जीवन में इनका पालन किया जा रहा है या नहीं, यह सब भी देखते थे। जैसे कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, दान के रूप में धन वितरित करना, उलेमा और विद्वानों को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते मंजूर करना, यह सब सद्र सुदूर का काम था। और दीवाने कजा अर्थात दीवाने काजी जो कहलाता था, तो दीवाने कजा या काजी यह न्यायिक विभाग का प्रधान होता था। राज्य में न्याय व्यवस्था का निरीक्षण करते रहना उसका कार्य कहलाता था, कार्य होता था। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हिंदुओं के सामाजिक मामले का निर्णय डैश कानून के अनुसार होता था? तो उस समय हिंदुओं के सामाजिक मामले का निर्णय होता था गैरत श्री कानून के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किन 2 सुल्तानों ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए राज्य की मशीनरी और धन का प्रयोग किया? इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य की मशीनरी और राज्य के धन का प्रयोग फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ये 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य के संसाधनों का उपयोग किया था इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। आगे है, तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीखे फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? तो इल्तुतमिश के मकबरे में सबसे पहले हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी, और इल्तुतमिश के मकबरे से ही मुसलमानी शैली अपना ली गई थी मकबरे के निर्माण में, अर्थात अथवा वास्तुकला के निर्माण इत्यादि में। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो भी। दोस्तों वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसी तरह से नए नए प्रश्न और नए नए वीडियोस आते रहेंगे, बस आप लोग साथ देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू।